मैं अम्बेडकरवादी हूं, इसका निर्णय वे करेंगे जो साल में नियम से मां वैष्णो देवी साईं बाबा के दर्शन करने जाते हैं। इतना ही नहीं, साल में अपने मां पिता को चारों धामों की यात्रा कराते हैं। निर्णय तो वो भी लेंगे जो अपने बच्चों की थीसिस पास करवाने के लिए नामवरों, मैनेजरों, चतुर्वेदियों के पांव के नीचे मैं कभी नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, मैं लोग बता नहीं पाता। साल में अपने माँ पिता के चारों धामों की यात्रा कराते हैं। निर्णय तो वे भी कर लेंगे जो अपने बच्चों की थीसिस पास करवाने के लिए नामवरों, मैनेजरों, चतुर्वेदियों के पांव के नीचे अपनी टोपी रखकर नाक रगड़ते हैं। मैं उन्हें भी जानता हूं जो अपनी एक रचना छपवाने के लिए यादवों, भारद्वाजों, सिंहों जो अपनी एक रचना छपवाने के लिए यादवों, भारद्वाजों, सिंहों की चापलूसी में कसीदे कसते हैं। ठीक चल रहा हूं मैं? कहीं गड़बड़ हो तो बता देना। उनसे लोग बेचैन हो जाएंगे। शायद आपको ज्ञात हो, जो विदेश यात्रा पर जाने के लिए ब्राह्मण एनजीओ संगठनों और दोगले राजनीतिज्ञों के तलवे चाटते हैं। निर्धारण तो वे भी करेंगे मेरे अम्बेडकरवादी होने का जो अपनी नौकरी में बेईमानी, रिश्वतखोरी और चालबाजी से बचने के लिए ब्राह्मण अफसर के डर से अपने ऑफिस की टेबल पर रखे शीशे के नीचे माता महाकाली, महादेव या फिर चालीसा वाले हनुमान जी का फोटो रखकर अगरबत्ती लगाते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो दलित संगठनों के नाम पर सवर्णों की तुलना में दलितों से अधिक शोषण करते हैं। वे उनसे भी ज्यादा निर्मम और अत्याचारी होते हैं। तब उनका शोषण ब्राह्मणों, क्षत्रियों, दबंगों की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। क्या ऐसे फतवाधारी, ढोंगी, कपटी, दो मुंहे लोग अम्बेडकरवादियों का निर्धारण करेंगे? मेरे अम्बेडकरवादी होने का अम्बेडकरवादियों का निर्धारण करेंगे। और अगर ये सब निर्धारण करेंगे मेरे अम्बेडकरवादी होने का, तब नेकर वाले, फरसों वाले, डंडों वाले जो राष्ट्रभक्त होने का निर्धारण करते हैं, फतवा जारी करते हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? और ऐसे ही लोग निर्णय करेंगे मेरे अम्बेडकरवादी होने का, तो मैं कतई अम्बेडकरवादी नहीं होना चाहता। एक और सुनाना है, एक हुई है, एक और सुना दो। इतनी जल्दी ना हो। अब कविता दी मैं क्या करूँगा, आप देखो ना। अच्छा, जलीकटी नहीं सुनाते, भावनात्मक कविता सुना देते हैं। इसमें भी है नहीं, सर ने कहा ना जलीकटी मत सुनाना। नहीं, मुझे लगा ठीक है, मैं देखता हूँ ना, अब रिटायर हो गए 60 साल की उम्र, मतलब 30-32 साल में तो यहाँ देख लिया ना सब कुछ के क्या। अब कहाँ, अब तो नंगे खड़े हैं, कोई चिंता नहीं है। ये जो कविता है, पिता तुम जीवन की कथा हो, ये कविता मैंने उस समय लिखी थी जब मैं भारत सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर बना था। और मेरे घर पे जब खबर गई थी तो मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा था कि तुम अब लला अफसर बनेगा। वहाँ की भाषा में यही होगा, अब मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ यूपी में। तो मेरे पिता के आंसू निकल आए थे। तो अब मैं जलीकटी नहीं सुना रहा सर। ठीक है, हाँ, इमोशनल है। पिता तुम जीवन की कथा हो। मेरे अफसर बनने पर जब माँ ने पिता से कहा तुम आओ लला अफसर बनेगा, तो पिता की आंखों से फल से आंसू निकल आए थे। उस दिन कोई नहीं समझ पाया था कि ये आंसू खुशी के हैं या दुख के। शायद खुशी के आंसू थे, जिनमें पिता की अथक मेहनत, जीतोड़ परिश्रम और अपने बेटे को बड़ा बनाने की चाह की अकथ कथा थी। ये एक पिता की कहानी नहीं है, ये सभी पिताओं की कहानी है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। पिताओं की कथाएं खत्म कहाँ होती हैं, और न सिर्फ एक दिन का उत्सव है, वे चलती रही हैं, चलती रहेंगी अनंत काल तक। पिता एक दिन के लिए नहीं होते, पिता जीवन की आखिरी सांस तक न भुलाए जाने वाली कथा है।